एनी इंडिविजुअल जो अपने आप में सेल्फ एब्जॉर्ब रहता है, तो द प्रॉब्लम विद दिस इज दैट द इंडिविजुअल इज नॉट इंटरेक्टिंग विद द वर्ल्ड। सो इस स्पेक्ट्रम में क्या कौन कौन से कंडीशंस आते हैं डिफरेंट? ऑटिज्म के प्रकार रहते थे। क्लासिक ऑटिज्म, एक होता था ऑटिज्म स्पेक्ट्रम, और फिर होता था एस्पर्गर सिंड्रोम। तो ऑटिज्म वर्ड टर्मिनोलॉजी आती है अ ग्रीक वर्ड फ्रॉम ऑटोस। टेक्निकली बताएं, उसको एक्सेप्ट कर सकें अपने चाइल्ड की कंडीशन को, एंड उसको एक्सेप्ट करके व्हेन दे विल एक्सेप्ट देन ओनली सोसाइटी विल चेंज, देन ओनली दे कैन एक्सपेक्ट द चेंज इन द सोसाइटी। हर 36 बच्चों में एक बच्चा ऑटिस्टिक होता है। मेरे बेटे के क्लास में एग्जैक्ट 36 स्टूडेंट्स हैं और उसके क्लास में 2 ऑटिस्टिक बच्चे हैं। कितने लंबे टाइम तक ये थेरेपीज देनी होती हैं, और क्या ऑटिज्म 100% क्यूरेबल है कि? तो देयर इज अ सेइंग दैट इफ यू सी वन चाइल्ड ऑन ऑटिज्म, यू सी ओनली वन चाइल्ड ऑन ऑटिज्म। एवरी चाइल्ड हैज अ यूनिक प्रोफाइल। सो दे ट्राई टू मूव आउट ऑफ इंडिया, एंड जैसे कि वहाँ बेटर फैसिलिटीज़ हैं। सो क्या रियल में इंडिया में फैसिलिटीज़ लैकिंग है, और कौन सी, अगर है तो कौन सी फैसिलिटीज़ लाई जा सकती है? ऑटिज्म, अगर इस वर्ड का हिंदी में मतलब समझें तो उसका मतलब है स्वलीनता या आत्म केंद्रित। इसका मतलब है अपने आप में लीन रहना। ऑटिज्म कोई इलनेस नहीं है, ये एक न्यूरो डेवलपमेंट कंडीशन है विच शोज़ डिफरेंस इन ब्रेन फंक्शनिंग। सो आज की जो हमारी गेस्ट हैं डॉक्टर मिथिला पिंपरकर, वो एक डिवोटेड मॉम है और एक कंपैशनेट वॉइस हैं फॉर द ऑटिज्म कम्युनिटी, और प्राउड मदर हैं 8-year-old रायन देशपांडे की, हु इज़ ऑन ADHD स्पेक्ट्रम। सो आज मिथिला हमारे साथ आई हैं अपनी जर्नी शेयर करने, स्टीरियोटाइप्स ब्रेक करने और हम सबको इंस्पायर करने विथ हर जर्नी ऑफ पेरेंटिंग, एम्पावरमेंट एंड अनकंडीशनल लव। सो all the viewers dive into the heartfelt conversation of the parenting and celebrating neurodiversity. So आज की जो हमारी गेस्ट हैं डॉक्टर मिथिला, शी इज़ बाय प्रोफेशन फिजियोथेरेपिस्ट एंड स्पेशलाइजिंग इन न्यूरो साइंसेस। सो प्लीज़ वेलकम डॉक्टर मिथिला। हेलो मिथिला, वेलकम टू द चैनल टॉक विद सुपर मॉम्स। Thank you so much for having me here. Thank you for the warm introduction. सो मिथिला, मैं चाहूँगी कि सबसे पहले हमारे पेरेंट व्यूअर्स को आप एक्सप्लेन करें कि ऑटिज़म होता क्या है इन सिंपल वर्ड्स, और इस स्पेक्ट्रम में कौन कौन सी कंडीशंस आती हैं? Sure. So आपने इन द इंट्रोडक्शन इटसेल्फ बताया कि ऑटिज्म मीन्स स्वलीनता। तो ऑटिज्म वर्ड टर्मिनोलॉजी आती है अ ग्रीक वर्ड फ्रॉम ऑटोस। टेक्निकली बताएं, ऑटोस मतलब सेल्फ, जैसे एनी इंडिविजुअल जो अपने आप में सेल्फ एब्जॉर्ब रहता है। तो द प्रॉब्लम विद दिस इज दैट द इंडिविजुअल इज नॉट इंटरेक्टिंग विद द वर्ल्ड। द इंटरेक्शन जो होता है दैट इज़ नॉट देयर, इज अब्जॉर्ब्ड इन द सेल्फ, and because of which the functioning in the daily activities becomes difficult. Okay. तो that is autism। उसे स्वलीनता या स्वमग्नता कहते हैं। तो एक ऐसा बच्चा या ऐसा इंडिविजुअल जो अपने आप में ही व्यस्त है, उसे ऑटिज्म कहते हैं सिंपल भाषा में। सो इस स्पेक्ट्रम में क्या कौन से कंडीशंस आते हैं डिफरेंट? हाँ, तो काफ़ी रिसर्च हो रही है अभी। तो उसमें पहले ऑटिज्म के प्रकार रहते थे। क्लासिक ऑटिज्म, एक होता था ऑटिज्म स्पेक्ट्रम, और फिर होता था एस्पर्गर सिंड्रोम, जिसे आपने सुना होगा कि तो क्लासिक ऑटिज्म होता है जो बच्चा जन्म लेते ही उसमें सब ऑटिज्म के ट्रेट से कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। अच्छा। तो द चाइल्ड इज़ मतलब एक्सेसिव क्राइंग, बिल्कुल ही रिस्पॉन्ड ना देना, ये ना होना। फिर होता है ऑटिस्टिक मतलब सिम्टम्स होना, वो रहता था। एंड देन देयर इज़ एस्पर्गस सिंड्रोम। तो ड्यूरिंग एस्पर्गस is no longer used anymore because in autism community believes that it is a derogatory term. Okay. तो there is a reason with about that. तो अभी होता है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम, जिसमें आता है मतलब क्लासिक ऑटिज्म, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम, ऑपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर, एंड अभी मतलब दैट्स ऑल, जैसे एवरीथिंग कम्स अंडर वन सिंगल अम्ब्रेला। ओके। और ADHD क्या होता है? ADHD इज़ अ को-अकरिंग कंडीशन। हर ऑटिज्म के बच्चे को
ADHD स्टैंड्स फॉर अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर या फिर IDD, अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर. इट इज़ अ सेपरेट condition which can exist in isolation from autism. लेकिन को अकरिंग कंडीशंस होती है ऑटिज़म बच्चों को. बहुत टाइम ऑटिज़म विद ADHD होता है, ऑटिज़म विद एपिलेप्सी होती है जिनको सीजर्स भी होती है, ऑटिज़म विद डाउन सिंड्रोम होता है, ऑटिज़म विद डिसलेक्सिया होता है, ऑटिज़म विद मेंटल रिटार्डेशन इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होता है, या फिर ऑटिज़म इन आइसोलेशन भी होता है. तो ऑटिज़म विद सेरेब्रल पॉल्सी भी होता है. तो दिस आर को अकरिंग कंडीशन विच कैन एग्जिस्ट अलोंग विद द ऑटिज़म. ओके ओके. सो इसमें क्या लेवल्स भी होते हैं कि ऑटिज़म में स्टेजेस होते हैं कि अर्ली स्टेज और लेटर स्टेजेस? अर्ली एंड लेटर ये टर्मिनोलॉजी नहीं होती है यूज़ ऑटिज़म में. लेवल्स होते हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 ऐसा पहले माना जाता था. तो ये इसलिए किया जाता है कि लेवल 1 मतलब अ चाइल्ड इज़ फुल्ली फंक्शन इन एवरीडे लाइफ, नीड्स सपोर्ट लाइक वंस इन अ वाइल. सेकेंड और जो उसमें ऑटिज़म विजिबल नहीं होता है, जो हाँ एक देयर इज़ नो फेस फॉर ऑटिज़म बट एक कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट्स होते हैं बिहेवियर में, दे आर नॉट विजिबल मोस्ट ऑफ द टाइम, बट चाइल्ड और इंडिविजुअल नीड सपोर्ट इन एवरीडे फंक्शन बाय अदर ह्यूमन बीइंग. लेवल 2 ऑटिज़म में होता है. कुछ इंडिविजुअल्स फॉल इन बिटवीन समवेयर लेवल 1 टू लेवल 2, जैसे मेरा बेटा आता है, बट इट इज़ विजिबल. यू लुक एट द चाइल्ड और इंडिविजुअल, यू अंडरस्टैंड दैट दैट पर्सन इज डिफरेंट फ्रॉम द टिपिकल चाइल्ड, एंड दैट चाइल्ड नीड्स सपोर्ट इन आउटडोर एक्टिविटीज़ या फिर जिसमें उसकी एबिलिटीज़ को चैलेंज होता है. तो जैसे कॉमनली स्कूल्स होते हैं या कॉलेजेस होते हैं, वहाँ पे सपोर्ट की ज़रूरत होती है. एंड लेवल 3 ऑटिज़म होता है जिसमें कहा जाता है कि वहाँ पे सब्सटेंशियल सपोर्ट लगती है अबाउट एवरीथिंग. तो बेसिकली द फर्स्ट जैसे कम्युनिकेशन के लिए या ईटिंग के लिए, सेल्फ केयर के लिए बहुत सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है. तो उसे लेवल 3 कहा जाता है. लेकिन इट इज़ नो लॉन्गर लाइक अभी जो रिसर्चर्स है ऑटिज़म में उसे एक लीनियर स्पेक्ट्रम में नहीं मानते, उसे एक सर्कुलर स्पेक्ट्रम में मानते हैं कि हो सकता है कि नॉट नेसेसरी. और लेवल 1 को हाई फंक्शनिंग माना जाता है और लेवल 3 को लो फंक्शनिंग, बट ये बहुत ही मिसइन्फॉर्म्ड और क्या कहते हैं अभी उसे उसके लिए मतलब उस एक्सेप्टेंस जा रहा है. ज़रूरी नहीं है कि बच्चा जो बिल्कुल बोल नहीं पाता और असिस्टेड डिवाइस से कम्युनिकेट कर रहा है वो लो फंक्शनिंग हो, बिल्कुल नहीं. आई नो लॉट ऑफ टीनेजर्स हु हैव लेवल 3 ऑटिज़म बट ही इज़ एन एंटरप्रेन्योर. ओके, वाओ. एंड अमेजिंग एंड वेरी टैलेंटेड. अगर आप मतलब ये देखें, देयर इज़ अ बुक दैट हैज़ बीन पब्लिश्ड बाय non-speaking autistic individuals called Talking Fingers. I would really encourage viewers to read about it. तो they are amazing और बहुत immensely talented individuals. और लेवल 1 ऑटिज़म जो होता है जैसे हाई फंक्शनिंग माना जाता है, ज़रूरी नहीं है कि उनको चैलेंज ना हो. इनफैक्ट लेवल 1 ऑटिज़म जैसे हाई फंक्शनिंग ऑटिज़म कहा जाता है, दे सफ़र अ लॉट साइलेंटली बिकॉज उनकी प्रॉब्लम्स को समझा नहीं जाता है. तो दे ऑल्सो फेस लॉट ऑफ इमोशनल साइकोलॉजिकल इश्यूज बिकॉज ऑफ द एग्जिस्टिंग कंडीशन. ओके ओके. सो इसमें क्या सिम्टम्स होते हैं कि पेरेंट्स फाइंड आउट कर सकें कि हमारे बच्चे को ये सिम्टम्स हैं, सो दे कैन कम इन द ADHD और दिस ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम, सो दैट कोई करेक्टिव एक्शन लेना है तो पेरेंट्स एज अर्ली एज पॉसिबल ले सकें? बिल्कुल. तो सिम्टम्स एंड साइंस ये टर्मिनोलॉजी ना हम कोई डिस्क्राइब करते हैं, बात करते हैं, वो एक डिसीज़ या इलनेस के बारे में होते हैं. तो आई विल नॉट से सिम्टम्स, आई विल से ट्रेट्स या कैरेक्टरिस्टिक्स. तो ये होता है कि ऑटिज़म का जो होता है अ चाइल्ड मतलब जब समझने लगता है पेरेंट्स को कि समथिंग इज़ नॉट गोइंग वेल या शेड्यूल के हिसाब से टिपिकल डेवलपमेंटल नहीं शेड्यूल से नहीं जा रहा है, दे मोस्टली अंडरस्टैंड एट द एज ऑफ 18 months to 2 years के बीच में समझने लगता है. तो बच्चों में ऑटिज़म का प्रेजेंटेशन
कब कोई बच्चों में रिग्रेसिव होता है, मतलब दे अचीव ऑल द माइलस्टोन्स, दे आर डेवलपमेंटली ऑन अ शेड्यूल दैट इज़ हमें जो पीडियाट्रिशियंस देते हैं, एंड दे रिग्रेस एट द एज ऑफ 18, दैट 18 मंथ्स तक। और मोस्टली जो रिग्रेशन होता है, मतलब जो माइलस्टोन्स आ चुके हैं वो गायब हो जाना, ओह, तो दैट इज़ देयर, और दैट इज़ रिग्रेसिव ऑटिज्म। तो ईदर अ चाइल्ड स्टॉप रिस्पॉन्डिंग टू नेम, गिव मी बॉल दे दो, वांट वाटर, वांट फूड, वांट टीवी, वांट फ़ोन, इसके जगह द द द द ब ब ब ऐसा हो जाना, या स्पीच आके भी चले जाना, और बिल्कुल नाम को रिस्पॉन्ड न करना, टो वॉकिंग करना, बॉडी में हाइपर सेंसिटिविटी आना, टेक्सचर को हाथ ना लगाना, टो वॉकिंग करना, बच्चों में घुलना मिलना नहीं है, या फिर कोई स्पिनिंग ऑब्जेक्ट्स को बार बार देखना, टॉयज़ को लाइन अप करना, दीज आर ऑल कैरेक्टरिस्टिक और ट्रेट्स ऑफ ऑटिज़म। दूसरे टाइप में होता है कि ऑटिस्टिक, इट इज़ वेरी ट्रिकी टू कैच ऑटिज़म। मेरे साथ, जो मेरे बच्चे के साथ हुआ, तो ही डिड नॉट डेवलप स्पीच in the first place, but he was developing completely like on the schedule, like he held neck on time, started setting on time, social smile was there on time, response to name was always there, he started walking even before time, crawling by the time, on his first birthday party, my child was running everywhere in his own birthday party. So he was in fact before schedule, but he never started speaking even single words. So it was little difficult this kind situation में it becomes difficult to मतलब catch hold. तो यूजुअली मॉम्स को कहा जाता है कि नहीं तुम, आई मीन यू आर जस्ट वरिंग अननेसेसरीली, जैसे मेरे केस में हुआ, दैट यू आर वरिंग अननेसेसरीली, ही विल टॉक, बॉय है, लेट बात करते हैं बॉयज़, but there is one another red flag is that before a child actually starts speaking words जैसे mama, papa, dada, baba, a bird, dog, cat, before a child starts verbally speaking, they use non-verbal cues, this, that, give, come, bye bye, no, these are also communication. वो एब्सेंट थे, वो एब्सेंट रहते थे, मतलब मेरे बच्चे में थे, एंड लॉट ऑफ टाइम्स नॉन वर्बली भी बच्चे कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं एट द एज ऑफ 18 मंथ्स, दैट शुड बी देयर, नॉट प्लेइंग विद अदर किड्स, या फिर सिर्फ स्पिन करना है, अगर कार टॉयज़ है तो कार से खेलने की जगह सिर्फ उसकी व्हील्स को स्पिन करते हुए देखना, या फिर इफ़ यू हैव अ बाइसिकल, उसे ट्राइसिकल बच्चे चलाते हैं बाय द एज ऑफ 18 मंथ्स टू 2 years घर के अंदर, तो इससे उल्टी करके उसके सिर्फ व्हील को स्पिन करते हुए देखना, दिज आर ऑल लाइक एक वी आई से सीख करते, सेल्फ स्टिमुलेटरी बिहेवियर, कुछ ना कुछ करके रिपीटेडली एक चीज़ करना, और रेस्ट्रिक्टेड इंटरेस्ट रहना एक ही चीज़ में, एक ही टॉय को पकड़ के रहना, that are all characteristics of autism. Or अब one may say that they are present, all kids have preferences, all kids do that, but if a child is doing that for most of the time and not at all interacting with the outside world and staying into his own world all the time, then autism should be considered, should be ruled out. सो मतलब आपके बताने से मुझे समझ में आया कि स्टार्टिंग में बच्चे को ऑब्जर्व पेरेंट्स को बहुत अच्छे से करना चाहिए, जी, और अगर इनमें से कुछ सिम्टम्स भी हैं सो दे शुड कंसल्ट। यस, ऑफ कोर्स। सो जैसे आपने बताया कि आपके बेटे को स्पीच नहीं, वो मतलब स्पीच डिले था, तो ऑटिज्म और स्पीच डिले में क्या डिफरेंस है, और अगर पेरेंट्स कैसे फाइंड आउट करें कि स्पीच डिले है या ऑटिज्म है? जैसे मैंने बताया कि स्पीच, तो व्हेन आई शेयर दिस इंफॉर्मेशन आई एम शेयरिंग एज अ मदर एंड ऑल्सो एज अ थेरेपिस्ट, आई मीन फ्रॉम न्यूरोसाइंस, कि स्पीच जो होता है ना, तो जैसे मैंने कहा कि इट इज़ नॉन वर्बल ऑल्सो, अगर मैं बात नहीं कर पा रही हूँ, इफ़ आई हैव अ प्रॉब्लम इन माई थ्रोट और मुझे कहना है कि आप ग्लास दे दो, तो आई कैन से दिस इज़ कम्युनिकेशन ओनली ना, बट आई डिड नॉट यूज़ एनी वर्ड्स। तो स्पीच डिले में जो बच्चे होते हैं वो साइन से बात कर सकते, जो बात नहीं कर पाते, लेकिन ऑटिज्म में जो बच्चे वो नॉन वर्बली भी नहीं कम्युनिकेट कर पाते, बेसिकली दे कैनॉट कम्युनिकेट, द कम्युनिकेशन इज़ वेरी लिमिटेड। तो वो हैंड, अगर उन्हें चाहिए, अगर उन्हें ड्रॉवर से बिस्किट चाहिए, तो जिस बच्चे को स्पीच डिले है वो ऐसा करेगा, सब इशारे, लेकिन कुछ इशारा करेगा, लेकिन ऑटिज्म का बच्चा हाथ पकड़ के आके कबर्ड के पास आके खड़ा कर देगा। अच्छा, दैट्स ऑल।
अच्छा, या तो फिर ऐसे- रोएगा, सिर्फ रोएगा फिर या चिल्लाएगा। देन स्पीच के दो टाइप्स होते हैं, मतलब दो कंपोनेंट होते हैं स्पीच के, लैंग्वेज के बेसिकली। एक होता है रिसेप्टिव और एक्सप्रेसिव। जैसे व्हेन यू टॉक टू अ चाइल्ड, जैसे 7 मंथ्स ओल्ड से भी हम बात करते हैं कि तो यू नो अ चाइल्ड इज अंडरस्टैंडिंग, जैसे रिसीव कर रहा है व्हाट इज बीइंग स्पोकन टू द चाइल्ड। लेकिन वर्बली एक्सप्रेस करना दूसरी बात होती है, कि जैसे रिसेप्टिव लैंग्वेज और एक्सप्रेसिव लैंग्वेज होती है। तो स्पीच डिले में रिसेप्टिव लैंग्वेज ऑन स्पॉट होती है। जैसे अगर आप स्पीच डिले बच्चे को बोलो कि देखो हमारे घर में ना गेस्ट आ रहे हैं, आप ना मस्ती मत करना, तो द चाइल्ड विल अंडरस्टैंड। बट अगर जैसे स्पीच डिले वो बच्चा पूछ नहीं पाएगा, वो कब जाएंगे, फिर हम उसके बाद कहाँ जाएंगे। तो एक ऑटिज़म का बच्चा है वो दोनों चीज़ें नहीं समझ पाएगा, जिस पे लैंग्वेज पे काम करना बाकी है। तो these are these are the difference between speech delay and just speech delay and autism. क्योंकि communication challenges is major challenge in autism, जैसे not able to communicate effectively, ये हम ऑटिज्म पेरेंट को मेजर चैलेंज होता है। तो हम बेसिकली रिलाई ऑन गेस वर्क कि इसे शायद ये क्यों रो रहा है, शायद पेट दर्द हो रहा है। अगर 2 साल के बच्चे का पेट दर्द हो रहा है, कान दर्द हो रहा है, तो हाथ लगा के बताएगा मेरा कान दर्द हो रहा है, नहीं ये तो करेगा, या फिर ये तो करेगा कि मतलब ये हो रहा है, या फिर यहाँ लगी है, इशारे से तो बताए। लेकिन ऑटिज्म का बच्चा बस हर चीज़ के लिए बस रोता है। तो दिस आर द कैरेक्टरिस्टिक्स कि मतलब ऑटिज्म हो सकता है। ओके ओके। सो अगर किसी पेरेंट्स को कुछ ट्रेट्स दिखते हैं अपने बच्चे में ऑटिज्म के लिए, सो उनको फर्स्ट स्टेप क्या लेना चाहिए और कौन से डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल? हाँ, अगर आपको लगता है तो आइडियल सिनारियो में पीडियाट्रिशियन जिनके पास आप रूटीनली जाते हैं और जिसके साथ आप कंफर्टेबल फील करते हो आपके चाइल्ड के बारे में, जैसे रेगुलर कफ कोल्ड फीवर है, डाइजेस्टिव इश्यूज या वैक्सीनेशन के लिए आप आपके पीडियाट्रिशियंस होते हैं जिनके साथ आप शेयर करते हैं, या फिर वेल बेबी चेकअप्स के लिए भी जाते हैं, तो होना चाहिए। बट लॉट ऑफ टाइम्स मेरे अपने एक्सपीरियंस में ऐसा होता है कि पीडियाट्रिशियंस देमसेल्व्स आर नॉट एजुकेटेड अबाउट ऑटिज्म या डेवलपमेंटल, सो दे अंडरमाइन कि नहीं यू आर एंग्शियस। मेरे साथ ऐसा हुआ है कि यू आर थेरेपिस्ट और आप बहुत पढ़ते हैं, गूगल बहुत करते हैं, तो आप पढ़ना छोड़ दीजिए, सब कुछ ठीक है, डू नॉट वरी अबाउट बॉय है, ही इज़ गोइंग टू बी हाइपर एक्टिव, वो यहाँ वहाँ दौड़ेगा, वो इतनी जगह दौड़ता रहता है तो कैसे बात करेगा। और मेरी चाइल्ड में लॉट ऑफ मतलब बिहेवियर क्राइंग बहुत था एक्सेसिव, तो आई हैड टू यूज़ पैसिफायर्स फॉर हिम, एंड पैसिफायर वाज द ओनली थिंग जो उसे काम डाउन करता था। कि मुझे समझ में नहीं आता था मैं हैंडल कैसे करूँ अपने बच्चे को, शांत कैसे कराऊँ। तो काफ़ी पीडियाट्रिशियंस कहते थे उसे पैसिफायर यूज़ करते हैं इसलिए वो बात नहीं कर रहा है। तो बेसिकली पैसिफायर से तो वो खुद को काम डाउन कर रहा था। तो हमने कहा था कि कैन वी गो टू अ डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन। सो डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियंस आर दोज who super specialize in assessing a developmental curve in a child. तो because being a therapist, I'm in touch with a lot of pediatric physiotherapists who work with developmental pediatricians. तो मैंने खुद से डिसीजन लिया था कि मुझे डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन को मुझे मेरे बेटे को दिखाना ही है। अच्छा। तो दे आर दोज पीपल हु आर ट्रेन्ड प्रोफेशनली टू ऑब्जर्व डेवलपमेंट, या फिर पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट। तो उनके दीज आर 2 काइंड ऑफ इंडिविजुअल्स जो आपके बच्चे का अगर नहीं है ऑटिज्म तो वो भी बहुत अच्छी बात है। They will also tell that Yes, कि नहीं that is है। also there. तो you can apply different strategies, environmental changes कर सकते हैं, parenting strategy में change कर सकते हैं, अलग अलग चीज़ें we can understand कि what is going on. तो yeah, these are the 2 professionals जिनके पास आप जाना चाहिए। Okay, so development pediatricians and pediatricians which are expert in न्यूरोलॉजी। Okay, सो द दोनों आर डायग्नोज करते हैं अगर आपके बच्चे को ऑटिज्म है। ओके ओके। सो ये जो थेरेपीज़ होती हैं इंडिया में ऑटिस्टिक बच्चों के लिए, कौन कौन सी थेरेपीज़ होती हैं और इंडिया में कौन कौन सी अवेलेबल हैं, और पेरेंट्स के लिए भी कोई थेरेपीज़ अवेलेबल हैं क्या? Okay, first I will tell you about therapies which are for children. तो therapies right after the child is diagnosed, तो
child is put on speech therapy, occupational therapy, sensory integration therapy, special education. These are common therapies that are there and all of them are available in India. Everything. अभी in fact India में काफ़ी अच्छा है than abroad. I will speak about it. And there are some alternative therapies like homeopathy है, primitive reflex integration therapy है. These are the therapies. ये therapies हो गए. But there are some approaches जो use किए जाते हैं ऑटिज़म में. थेरेपीज़ एक हो गए एंड अप्रोचेस अलग हो गए कि आपको कौन से डोमेन पे बच्चे पे के काम करना है. तो ऑटिज़म में क्या होता है कि हम लोगों के फॉर फिजियोथेरेपी भी होता है ऑटिज़म के बच्चों, कुछ बच्चों को लगता है. तो अप्रोच होता है, एक अप्रोच है अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस, एक है सनराइज प्रोग्राम, फ्लोर टाइम, प्ले थेरेपी है एंड लास्ट द रिसेंट वन इज़ रिलेशनशिप डेवलपमेंट इंटरवेंशन. तो बेसिकली कहा जाता है अप्लाइड बिहेवियर इज समथिंग दैट नीड टू बी वर्कड अपॉन, एवरीथिंग एल्स विल ऑटोमेटिकली फॉल इनटू प्लेस. तो अब ABA थेरेपी जो है वो सबसे पुरानी और रिसर्च बेस्ड थेरेपी है जो की जाती आ रही है. बट देयर आर लॉट ऑफ कंट्रोवर्सीज अराउंड ABA. तो ABA बेसिकली फोकसेस कि पहले तुम्हारा बिहेवियर करेक्ट करो देन एवरीथिंग विल फॉल. तो उसमें ये होता है कि तुम अगर ये करोगे कि तुम्हें ये मिलेगा, अगर तुम ये नहीं करोगे जैसा मैं बता रहा हूँ तो तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी. तो दिस इज़ द अप्रोच इन विच ऑटिज़म के बच्चे को सिखाया जाता है. तो इट इज़ अ वेरी कंट्रोवर्शियल अप्रोच. I mean, I am against it. Okay. I am against ABA. But there are some principles of ABA जो फ़ायदा करते हैं. There is another approach called sunrise program, जिसमें अगर आपको है तो ऑटिज़म के बच्चे का स्टीरियोटिपिकल बिहेवियर होता है. स्टीरियोटिपिकल बिहेवियर मतलब अगर टो वॉकिंग करना, हैंड फ्लैपिंग करना, रिपीटेटिव बिहेवियर्स करना, बॉडी के स्पिनिंग करना, ट्वर्लिंग करना. तो सनराइज प्रोग्राम एक ऐसा अप्रोच है जिसमें आप बच्चे को कुछ भी नहीं करते, यू जॉइन अ चाइल्ड इन टू हिज वर्ल्ड. ओके. तो अगर मुझे ऑटिज़म का बेसिक डेफिनेशन होता है कि बच्चा एक मेंटली एक ऐसे खुद की अपने स्पेस में है जो और कम्प्लीटली डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड है. तो ABA कहता है उसे खींच के बाहर लाओ और उसे रिवॉर्ड दो आने के लिए. अगर वो नहीं आता है तो उसे पनिश करो. लेकिन सनराइज प्रोग्राम कहता है कि आप जाओ और उसका वर्ल्ड ज्वाइन करो जहाँ पर भी है. अगर उसमें थ्रेड्स स्पिन करने में उससे अच्छा लग रहा है, यू ज्वाइन दैट चाइल्ड. अगर उसे प्लेट स्पिन करने में मज़ा आ रहा है, आप भी प्लेट लेके उसके बाजू में बैठ जाओ, ज्वाइन द चाइल्ड्स वर्ल्ड दिन भर एंड स्लोली इन्वाइट हिम इनटू योर ओन वर्ल्ड. प्ले थेरेपी एक अप्रोच है जिसमें बच्चे के साथ सिर्फ खेला जाता है एंड थ्रू प्ले अ चाइल्ड इज टॉट डिफरेंट थिंग्स. एंड नाउ द रिसेंट वन जो हम अपने बच्चे के लिए यूज़ करते हैं, मेरे अपने बेटे के लिए, इज़ रिलेशनशिप डेवलपमेंट इंटरवेंशन, RDI. इट इज़ द मोस्ट रिसेंट एविडेंस बेस्ड अप्रोच. उसे कहते हैं उसका मतलब वो थेरेपी अप्रोच ही एक रिलेशन में बेस्ड रहता है कि मैं अपने बेटे की, मैं और मेरे हस्बैंड उसके मतलब पेरेंट्स आर प्राइमरी इंटरवेंशनिस्ट. तो हमारा रिलेशनशिप के डेप्थ पे उसका लर्निंग इज़ बेस्ट इन एवरीवेयर. तो वी इन्वाइट आवर चाइल्ड टू लर्न. वी डू नॉट फोर्स हिम, वी डू नॉट गिव हिम एनी इंसेंटिव एंड वी बिलीव in that our child has tremendous competence and that presuming competence in everything. तो अगर without now it's been a year and a half into RDI. तो अगर क्या होता है कि जैसे हम unknowingly intellect we equate with speech. अगर कोई बहुत अच्छे से वर्बली एक्सप्रेस करता है और ये करता है, कोई भी इंडिविजुअल बच्चा हो या, हम उसे बहुत इंटेलेक्चुअल मानते हैं. और अगर कोई बात कम कर रहा है, इज़ नॉट एबल टू एक्सप्रेस, तो हम पता नहीं, दिस इज़ अ अंडरस्टैंडिंग दैट द इंडिविजुअल इज़ नॉट दैट इंटेलेक्ट. तो इंटेलेक्ट इज इक्वल टू कॉम्पिटेंस, इंटेलेक्ट इज इक्वल टू एबिलिटी टू एक्सप्रेस वर्बली, हम इक्वेट कर देते हैं. सोसाइटी में ऐसा सेट हो गया है. हाँ, हमारा ये पैराडाइम मतलब हमारे अजम्पशन ही होता है. जैसे मैं भी अगर जब मैं स्ट्रोक, आई ट्रीट पेशेंट्स विद स्ट्रोक, पार्किंसंस यूजुअल, जिनमें स्पीच इन्वॉल्व होता है, तो मुझे समझ में आता है कि द इंडिविजुअल्स, मैं उनके जो पुराने वीडियोस देखती हूँ तो उनको बिफोर लूजिंग स्पीच कैसे ट्रीट किया जाता था
और आफ्टर लूजिंग स्पीच कैसे ट्रीट किया जाता है. तो मोस्ट ऑफ द ऑटिस्टिक इंडिविजुअल्स ना बड़े होकर भी दे व्हाट सफ़र समथिंग कॉल्ड इन्फेंटलाइजेशन. तो जैसे स्पीच की जो डेवलपमेंट होती है बच्चे में तो बहुत डिफरेंट तरीके से होते हैं. आज मेरा बेटा सेंटेंसेस में बात करता है. लास्ट ईयर वो 7 साल का था तो वो वर्ड्स में बात करता था. तो और वर्ड्स में 1 2 2 वर्ड्स में बात करना है, 3 3 वर्ड्स में बात करना है, इस 2 इयर्स के बच्चे का माइलस्टोन है. तो अब अगर टिपिकल ग्राफ को फॉलो करें तो इफ़ यू स्पीक टू अ 7 ईयर हाय हाउ आर यू, तो इन्फेंटलाइजेशन कहते हैं इसे. तो आरडीएम में ये नहीं. तो आई टॉक टू माई चाइल्ड, I don't talk to my child like he's a baby. I talk to him, he's that presuming competence that he's an absolutely intellectual individual who is capable of anything and everything. So this is RDI approach, and I invite him to learn. Because I presume competence, I teach him everything even beyond his age group. So that is one approach. So these are the approaches that are used in autism. And और थेरेपीज़ जो होते हैं, हाउ यू इम्प्लीमेंट इज़ थ्रू स्पीच थेरेपी, स्पीच लैंग्वेज थेरेपी, ओरोमोटर थेरेपी होते हैं. बहुत बच्चों को टंग और लिप्स का वीकनेस होता है, उनका कोऑर्डिनेशन नहीं होता है, ओरोमोटर थेरेपी होती है. रिटेन्ड प्रिमिटिव रिफ्लेक्स भी एक अभी नई चीज़ है. इट इज़ नॉट known to lot of therapists, but you will find lot of material online. Primitive reflex integration भी अभी यूज़ होने लगे थेरेपी. देन होम्योपैथी भी बहुत अच्छी थेरेपी है. डाइट एंड न्यूट्रिशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चे में, बिकॉज इट इज़ डिफरेंट. सो फूड एंड डाइट थेरेपी, ये भी अलग एक थेरेपी होती है. बहुत सारे होते हैं, लेकिन सब कुछ हर बच्चे को अप्लाई नहीं होता है. दैट इज़ देयर. तो वी हैव टू अंडरस्टैंड pediatrician that which therapy. Yeah, you identify with like मतलब सीरीज ऑफ असेसमेंट्स होते हैं. इन दैट मतलब अभी हमारा नेक्स्ट गोल क्या होना चाहिए उस पे डिपेंड करता है. जैसे व्हेन वी स्टार्टेड माय चाइल्ड सन्स थेरेपी, तो मेरा गोल ये नहीं था कि वो जाके मतलब वो बताए मुझे कि उसने कैसे डे स्पेंड किया समथिंग. मेरा इमीडिएट गोल था कि वो पॉइंट करे. अच्छा, दैट्स ऑल. अटेंशन पे करे. जब मैंने 2.5 साल का था मेरा बेटा, तो मैंने उसका ये स्टार्ट किया. तो आई वॉज एब्सोल्युटली क्लियर, आई एम नॉट ट्रेन्ड इन ऑटिज्म, इवन आई एम अ फिजियोथेरेपिस्ट, आई हैव नो नॉलेज, एंड सो डू अ पीडियाट्रिशियन. दे डोंट रिसीव एनी ट्रेनिंग इन ऑटिज्म, नोबडी. सो आई हैड नो आइडिया मतलब करना क्या है. लाइक तो आई स्टार्टेड गोइंग टू पीडियाट्रिक स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट. तो मुझे तब आई स्टार्टेड लर्निंग कि पॉइंटिंग सिखाना कैसे है. तो इट इज़ तो मेरा इमीडिएट गोल था पॉइंटिंग कैसे करेगा वो. फिर नेक्स्ट गोल था, इट द गोल कीप्स इवॉल्विंग. ओके. तो थेरेपीज चेंजेस. थेरेपीज़ हाँ चेंज होता है. फिर जब 5 साल का हो गया तो मेरा राइटिंग वॉज डिफ़िकल्ट. तो मेरा गोल ये था कि माई चाइल्ड शुड स्टार्ट होल्डिंग अ चॉक एंड राइट ऑन द सर्फेस. अभी अगर ये बोर्ड पे लिख पा रहे तो कॉपी में लिखना पाए, बड़ी लाइंस में लिख पाए, फिर 2 लाइंस में लिख पाए. तो थेरेपीज़ जो होते हैं वो चेंज होते रहते हैं. तो एवरीडे फंक्शनिंग में इंडिपेंडेंट हो वो होता है. तो थेरेपीज़ चेंज होते रहते हैं. अभी फाइन मोटर का प्रॉब्लम नहीं है, हिज इंडिपेंडेंट. तो फाइन मोटर थेरेपी जो होती है वो नहीं हो रही है. जैसे छोटे मसल्स पे काम करना है वो नहीं है अभी. ओके. ईटिंग का अकॉर्डिंग टू दैट ट्रेट्स यस, जैसे आपका ये है तो वो अब चेंज होते रहते हैं. ओके. सो कितने लंबे टाइम तक ये थेरेपीज देनी होती हैं, और क्या ऑटिज्म 100% क्योरेबल है कि आफ्टर दिस टाइम आई विल स्टॉप द थेरेपीज? सी क्योर डिसीज़ होता है, तो ऑटिज़म क्योर होने का मतलब यही नहीं, सवाल ही नहीं है. क्योंकि ऑटिज़म इज़ आपका ब्रेन का वायरिंग वैसा है. तो आप कई बार क्या होता है कि ऑटिज़म क्योर डिसीज़ होता है तो क्योर हो ही नहीं. अगर आपका बेटा यू हैड ऑटिस्टिक इन्फेंट who becomes autistic toddler, who become autistic teenager, who becomes autistic adult, and who is going to become autistic senior citizen. तो वो ऑटिज़म उसके ब्रेन का, आपका जैसे ब्लड टाइप आप क्योर नहीं कर सकते हो, ये न्यूरो टाइप है. जैसे न्यूरो टाइप मतलब अभी ये मेरे बेटे का ऑटिज़म, ये मेरे बेटे का न्यूरो टाइप है. मेरा न्यूरो टाइप ADHD है. आई हैव अ डायग्नोसिस ऑफ ADHD. तो मेरा न्यूरो टाइप, मैं हमेशा ADHD थी और हमेशा ADHD में रहूँगी, लेकिन मेरा
I can modify the way I interact with the world. I can learn the tricks and techniques to interact with the world. तो ऑटिज़म हमेशा रहता है. तो ऑटिज़म में हम थेरेपी इसलिए नहीं करते कि उससे हमें न्यूरोटिपिकल चाइल्ड बनाना है. तो जिससे ऑटिज़म या ADHD या फिर ये डायग्नोसिस नहीं है, वो बच्चे न्यूरोटिपिकल कहलाते हैं बिकॉज दे फॉलो अ टिपिकल शेड्यूल ऑफ डेवलपमेंट. एंड एक ऑटिस्टिक बच्चा टिपिकल शेड्यूल को नहीं फॉलो करता है, तो उसे न्यूरो डाइवर्स कहा जाता है. दैट चाइल्ड हैज़ अ डिफरेंटली वायर्ड ब्रेन, तो दैट चाइल्ड इज कॉल्ड एज न्यूरो डाइवर्स. और न्यूरो डाइवर्सिटी में आता है ऑटिज़म, ADHD, टूरेट सिंड्रोम होता है, काफ़ी सारे कंडीशंस आते हैं जो न्यूरो डाइवर्सिटी के अंदर आता है. तो वो न्यूरो टाइप हो गया. जैसे आपका ब्लड टाइप होता है, आपका एक क्या कहते हैं, आपका एक यूनिक प्रोफाइल होता है, दैट इज़ अ न्यूरो टाइप. तो वो न्यूरो टाइप हमेशा रहता है. हम थेरेपीज इसलिए नहीं करते हैं ताकि हम अपने बच्चे को ऑटिज़म से न्यूरोटिपिकल बनाएं. दैट इज़ नॉट अ गोल. ऑटिज़म इंडिविजुअल्स में या ऑटिज़म बच्चे में प्रॉब्लम होती है कम्युनिकेशन की और एग्जीक्यूटिव फंक्शन की. एग्जीक्यूटिव फंक्शन मतलब मुझे जो समझ में आ रहा है, जैसे अगर मुझे जो भी जानकारी है, आई एम शेयरिंग एंड टॉकिंग विथ यू, आप मुझे पूछ रहे हैं, तो वी आर यूजिंग अ पार्ट इन आवर ब्रेन कॉल्ड एग्जीक्यूटिव फंक्शन. हम एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं. तो एग्जीक्यूटिव फंक्शन आने में 3 चीज़ें जो है जिस पे वो जहाँ पे चैलेंजेस होते हैं बच्चे को, होता है अटेंशन, फिर वर्किंग मेमोरी और अटेंशन, मेमोरी एंड देर आर सम कॉग्निटिव फंक्शंस जिसमें डिफ़िकल्टीज आते हैं. हम उस चीज़ में करते हैं ताकि द चाइल्ड इज़ एबल टू फंक्शन इन द एवरीडे लाइफ. तो हम इसलिए नहीं करते कि बच्चा कभी भी थेरेपिस्ट से न्यूरोटिपिकल नहीं बनता है. दैट इज़ नॉट देयर. हम ये कहते हैं कि बच्चे को सिखाएं. बच्चा अगर देयर इज़ स्पून कैसे खाना है वो देख देख के सीख जाता है, बट अ चाइल्ड विद ऑटिज्म फाइंड्स इट डिफ़िकल्ट टू पिक अप द स्पून एंड ईट इट. तो वी टीच द चाइल्ड. आई एम टॉकिंग अबाउट माई चाइल्ड. ये एग्जैक्ट डिफ़िकल्टी सब बच्चों में नहीं होती है. तो देयर इज़ अ सेइंग दैट if you see a one child on autism, you see only one child on autism. Every child has a unique profile. तो थेरेपीज़, आपका जो क्वेश्चन है कि थेरेपीज़ अगर कितने दिन तक करनी चाहिए, दैट डिपेंड्स. अगर आपके बेटी की जो यूनिक प्रोफाइल है, आपके बच्चे के जो चैलेंजेस है, मेनी लॉट ऑफ टाइम्स पेरेंट्स go to therapy centers and they master therapies. There are a lot of courses for parents so that they become their child's therapist. There are a lot of courses offered जिससे parents themselves can empower themselves and take therapies of their children at home. तो जैसे मैंने किया है, I do not take my child to therapy centers. I take all my child's therapies at home under the guidance of the mentors. Okay. तो इट इज़ क्वाइट कॉस्ट इफेक्टिव और काफ़ी डिस्ट्रेसफुल है बिकॉज गोइंग टू थेरेपी सेंटर्स इज़ वेरी लाइक physically it is quite burning out as well as financially taxing. So it's not just financially taxing, but taking child to a therapy center, it's quite exhausting for a child physically, different places. तो दैट डिपेंड करता है कि थेरेपी जो है वो तो ऑनगोइंग रहती है. जैसे एज बढ़ती है और रिक्वायरमेंट जो है नेसेसिटी बच्चे से परफॉर्म करने की बढ़ती है, तो वो तो ऑनगोइंग है. एज ग्रुप में जैसे एज बढ़ता जाता है वो तो चलता ही रहता है. तो देर इज़ नो एम. ऐसा भी होता है कभी कि फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन यू डोंट नीड अ थेरेपी, फिर देन अगेन सम न्यू चैलेंजेस कम, देन यू हैव टू स्टार्ट अगेन थेरेपी. दैट रियली डिपेंड्स. ओके. आप मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही था कि कॉस्ट क्या होता है इन थेरेपीज़ का. सो आपने थोड़ा बहुत आंसर दिया है उसका कि जैसे कुछ पेरेंट्स ताकि फाइनेंशियली दे कैन प्लान, और क्या जो पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते इन थेरेपीज़ को बिकॉज दे आर यूज एज यू सेड दे समटाइम्स दे आर वेरी कॉस्टली, सो उनके लिए क्या कुछ NGOs होते हैं या कुछ गवर्नमेंट पॉलिसीज़ होती हैं जो उनको हेल्प कर सकें? हाँ, जैसे देर इज़ समथिंग कॉल्ड एज अर्ली इंटरवेंशन. जैसे जितना जल्दी आइडेंटिफाई हो बच्चे के चैलेंजेस, ऑटिज़म और इश्यूज, जितना जल्दी आप काम करना स्टार्ट कर दे थ्रू थेरेपीज, दे आर एक्सट्रीमली बेनिफिशियल. तो मतलब वो बच्चे की और आपकी लाइफ बहुत आसान बना देता है, एवरीडे फंक्शनिंग. तो यूजुअली चाइल्ड का डायग्नोसिस ना 2 या 3 इयर्स के बीच में होता है, तो एग्रेसिवली थेरेपी स्टार्ट करना ज़रूरी होता है. तो कॉमन थेरेपीज दैट आर बीइंग गिवन इज स्पीच लैंग्वेज थेरेपी,
ऑक्यूपेशनल थेरेपी और स्पेशल एजुकेशन, इनका अप्रॉक्सीमेटली कॉस्ट मंथली, इफ आई टॉक, वी आर टॉकिंग राइट नाउ इन बैंगलोर सिटी 60,000 per month, ओके, up to 50 to 60,000, because per session charges are around 800 to 1100 per session, and length of one session is around 45 minutes. तो डिपेंडिंग ऑन आपकी कितनी सीनियर एक्सपीरियंस थेरेपिस्ट से आप थेरेपी ले रहे हैं, तो वो चार्जेस वेरी होते हैं. एंड या तो दिस इज़ द कॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली. नाउ दीज डेज all the therapies are there under one roof. ऐसे सेंटर्स काफ़ी निकले, दैट मेक्स थिंग्स ईजियर. ये तो सिर्फ थेरेपी की कॉस्ट है, लेकिन टेकिंग चाइल्ड टू अ थेरेपी सेंटर, जो कैब राइड्स होते हैं वीकली 3 times या 5 times in a day, they also add to a cost of the going for a therapy. Then one parent has to give up the job, so that वो जो financial loss होता है that is different. Mostly mothers होते हैं, they have to give up, या फिर फुल टाइम से पार्ट टाइम जाना होता है, जाना पड़ता है, क्योंकि और यू हैव टू फोकस ऑन अ चाइल्ड. तो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द फाइनेंशियल बर्डन, मतलब या चैलेंज दैट इज़ देयर. तो अगर आप प्राइवेट थेरेपी सेंटर्स में नहीं जाते हैं, those who are, I know, wonderful therapists, those who are dedicated into the field of autism, they themselves offer generous discount या फिर free of cost treatments if you present your socio-economic status का proof कि that you cannot afford. अगर नहीं होता है, there are lot of ऑर्गेनाइजेशन, जैसे बैंगलोर में स्पैस्टिक सोसाइटी ऑफ इंडिया है. ओके, वहाँ पे काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस या फिर बहुत लो प्राइस में थेरेपी होते हैं ऑल सारे. बैंगलोर में निम्हांस हॉस्पिटल भी है, जहाँ पे भी बच्चों की थेरेपी होती है, गाइडेंस मिलता है. तो देर आर लॉट ऑफ प्लेसेस. NGOs एज सच आई एम नॉट अवेयर अबाउट कि ऑटिज़म को मतलब कोई NGOs फंड कर दिया नहीं. उधर गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ जो हैं वहाँ पे ऑटिज़म के लिए intervention options available है at very low cost. okay. Thanks for telling us some names in the Yes, Bangalore city, yes. so that it can help our parent viewers. Sure, of course. स्कूलिंग की बात की जाए इनके, सो क्या इनके लिए स्पेशल स्कूल्स होते हैं या नॉर्मल स्कूल में विद सम स्पेशल टीचर्स हु आर ट्रेन्ड, सो उनके साथ किया जा सकता है? स्कूलिंग कैसे इनकी आगे बढ़ाई जाए? ओके, तो स्कूलिंग तो बहुत तरीके से हो सकती है. तो दैट डिपेंड्स ऑन बच्चे का टॉलरेंस कैसा है. जैसे इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करने में डिफ़िकल्टी होती है, तो बच्चों को, तो एन ऑटिस्टिक चाइल्ड कैन गो टू अ मेन स्ट्रीम स्कूल. काफ़ी स्कूल्स में स्पेशल एजुकेशन यूनिट्स होते हैं, जिसमें चाइल्ड मोस्ट ऑफ द टाइम एक स्पेशल यूनिट में टाइम स्पेंड करता है एंड गोज़ टू मेन स्ट्रीम क्लासरूम फॉर सम टाइम एंड गोज़ बैक. देन या फिर ऑल टुगेदर, जैसे बच्चे का टॉलरेंस जैसा हो, या फिर सिट्स इन द मेन स्ट्रीम क्लासरूम ओनली ऑल द टाइम, जैसे मेरा बेटा बैठता है विथ अ शैडो टीचर हु हैज़ अ नॉलेज अबाउट ऑटिज़म और कैसे सपोर्ट करना है. सो बच्चा सब स्टूडेंट्स के साथ ही बैठता है क्लास में, बट विथ अ शैडो टीचर. हु इज शैडो का मीनिंग ये होता है कि जैसे छाँव परछाई आपके पास आजू बाजू में हमेशा होती है, तो वैसे ही शैडो टीचर इज ऑलवेज देयर टू सपोर्ट एंड फैसिलिटेट्स चाइल्ड्स इंडिपेंडेंस एंड इंटीग्रेशन इन द क्लासरूम. देन अगेन डिपेंड्स ऑन हाउ इज़ द लेवल ऑफ, मतलब चाइल्ड का कंफर्ट और फंक्शनिंग लेवल कैसा है. फिर देर आर स्पेशल स्कूल्स, जहाँ पे स्पेशल स्कूल्स होते हैं जहाँ पे सिर्फ चिल्ड्रन विद डेवलपमेंटल ये होते हैं डिसेबिलिटी और चैलेंजेस, उन्हें अलग तरीके से पढ़ाया जाता है और वहाँ का करिकुलम भी अलग होता है. तो स्पेशल स्कूल्स आर, ऑल्टरनेटिव स्कूल्स आर डिफरेंट ऑप्शंस. ऑल्टरनेटिव स्कूल्स आई होप बिकॉज दे डू नॉट फॉलो अ टिपिकल क्लासरूम पैटर्न ऑफ स्कूलिंग एंड विच सूट्स लॉट ऑफ ऑटिस्टिक चिल्ड्रन. फिर ये सब भी पॉसिबल नहीं है, मे बी बिकॉज ऑफ फाइनेंसेस, या फिर चाइल्ड डिपेंड्स हैज़ लॉट ऑफ एंगजाइटी, लॉट ऑफ सेंसरी इशूज़. काफ़ी बच्चों में ऑटिज़म वाले ब्लैडर कंट्रोल, बॉवल कंट्रोल नहीं होता है, या फिर द एंगजाइटी अबाउट द एनवायरनमेंट और गोइंग आउट और पेरेंटल सेपरेशन इतना हाई होता है, या फिर नहीं सूट हो पाता है कोई भी स्कूलिंग, इंस्पायर्ड नहीं हो, तो होम स्कूलिंग इज़ द बेस्ट ऑप्शन. होम स्कूलिंग भी होता है, दैट इज़ ऑल्सो वंडरफुल ऑप्शन. सो स्कूल्स, आप कुछ अगर बैंगलोर के कुछ स्कूल्स आपको पता हैं जो ये शेडो टीचर्स का फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं, सो इफ़ यू कैन गिव सम नेम्स, सो इट विल बी वेरी हेल्पफुल.
शैडो टीचर की फैसिलिटी स्कूल नहीं प्रोवाइड करती है. दे डायरेक्ट यू दैट वी हैव टू अरेंज फॉर अ शैडो टीचर. माई सन Okay. goes to Orchids International School in Panathur, Bangalore. They have suggested that we have to get the special educator in the school had suggested an agency called Inside Childcare. Inside Childcare is an organization in Bangalore who works for children with developmental disability. They provide support Okay. of all sort at homes, at schools, and they have expert psychologists who specialize in autism, and they get continuous training. So those psychologists act as a shadow teacher to my child, and that shadow teacher equipped with the knowledge about autism goes with it. The school provides us the infrastructure where my child can go and sit Okay. along with the But different. teacher you only arrange from other Yes, organizations. teacher can be anybody. Like a tuition teacher can also act as a shadow teacher, because when you hire a qualified person, it can be very expensive and costly for you. A tuition teacher can also act as a usually tuition teachers जो होते हैं, when the children are in the school, they are available. So a lot of tuition teachers who take tuitions in the evenings, they make themselves available in the morning for Okay. as a shadow teachers. Then even anybody who is not a parent of a child can act as a shadow. Okay. ओके, तो लॉट ऑफ टाइम शैडो टीचर इज़ नेडेड, बट फाइनेंशियली नॉट अफोर्ड नहीं कर पाते हैं. तो ऐसा भी कर सकते हैं कि दैट मदर्स ऑफ टू ऑटिस्टिक किड्स कैन बिकम फ्रेंड्स विद ईच अदर, एंड दे कैन शैडो फॉर देयर मतलब बट पेरेंट्स नहीं बन सकते पेरेंट्स नहीं shadow बन teacher. सकते शैडो टीचर. काफ़ी स्कूल्स में शैडो टीचर्स ही अलाउड नहीं होते हैं. So that depends on the school's policy, but lot of schools are allowing, they understand the potential that is there in autistic kids. तो लेकिन but the support is needed of a teacher. तो lot of times अगर we are two mothers are friends whose kids are autistic, we can become shadow of other person's child, and which is free of cost. That is also possible. So a lot of times mothers leave their profession, they become a teacher in the school. But so that they remotely supervise their child, so that if there is a problem, the child is otherwise on his own, on his or her own. ऐसे भी हो सकता है. There are different way of supporting your child in a school. I know a mother who has a background of accounts and commerce. So she left the job and she joined a job in a school के accounts and ये department में. So that she can supervise and keep watch on her child, so that even if suppose she is there always. The degree of support varies जैसे child के लिए. Thanks for telling us so many ways so that parents can support their child education in their own, according to Yes. their finances, according to their Yes. time they Yes. have. So Yes. according to that they can Yes. provide that kid. Yes. जैसे हमने स्कूल्स की भी बात करी, टीचर्स की, प्राइमरी टीचर्स और पीडियाट्रिशियंस की भी बात करी. सो क्या आपको लगता है कि इनको स्पेशल ट्रेनिंग होनी चाहिए कि प्राइमरी टीचर्स जो हैं और पीडियाट्रिशियंस जो हैं कि हाउ टू see the traits in the autistic child in the early stage, so that identification हो सके early stage में, और parents और teachers और pediatrician corrective actions ले सके सही time पे. ज़रूर होनी चाहिए, but I'll tell you that I have personally observed those who are teachers to kindergartners, they are dedicated teachers, they are true teachers. मतलब not everybody, they are not like they are by choice they have become teacher. And actually teachers in kindergartners are already doing a good job. In fact, a lot of times it is teacher who identify that a child has traits of autism, and because and I think they are already getting it, because I have interacted with wonderful teachers. I have not, I mean, so far in whatever teachers, we never changed any schools. I have not met a single teacher in kindergarten or grade 1, those who have not said that no, we don't know what is autism or something. They know it. So it means that I have not seen, or I have not asked anybody whether you get, but they do get a training about how to handle special kids, and I really appreciate school putting this effort. Great. So I know a lot of amazing pediatricians who
obviously must have received training in neurodiversity and how to handle autism. So normally we routinely go to Rainbow Children's Hospital in Bangalore whenever Ryan is unwell and something. So we have found a lot of pediatricians. Ryan is not comfortable going on the table जहाँ पे एग्जामिन किया जाता है. Ryan has sensory sensitivity. तो जो usually जो एक roll of tissue like a sheet ये किया जाता है, his skin, he's really uncomfortable. तो and then touch of a मतलब ऑटिज्म बच्चे में टैक्टाइल सेंसिटिविटी मतलब टच की सेंसिटिविटी बहुत होती है. तो वी हैव फाउंड अ वंडरफुल पीडियाट्रिशियन. शी इज़ नॉट अ डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन who knows that this child is autistic, so she will not ask him to lie down on a couch. She will come to him, and she knows that the child may get startled after, so she makes sure that her hands are warm before she touches his belly, and he may get startled or anxious, so she will inform him well in advance that I'm going to touch your tummy. And she knows that Ryan is visual learner, so she shows him a pictures कि यहाँ मैं touch करूँगी, is that okay आपको. And Ryan is very comfortable. Ear examinations are very difficult. So there are pediatricians, but I have met ignored or not informed, misinformed pediatricians. Those who those who do not understand. Like during Diwali, Ryan was unwell with a severe viral infection. He had viral fever, and the pediatrician was so ignorant about autism, and she was asking that will he take medicine? Does he understand that he is unwell? I said, yeah, he understands, of course. And does he understand that he is happy? Does he understand he is sad? I said, yeah, of course he understands. So they showed me that the pediatrician had no understanding about autism. कि मतलब they equate autism with intellectual disability या mental retardation. तो मतलब ये तो that is a big problem. So in that case I have to be little rude and say that ma'am, my child must be the brightest kid sitting in the OPD right now, so do not worry about any medications or any tests that we need to do. We just need to do. So this is what I said is called autism advocacy, जो हर पेरेंट को करनी चाहिए. और जो मैंने अच्छे पीडियाट्रिशियन जिनको डिस्क्राइब किया, that behavior is called as neurodiversity affirming behavior. The child is not comfortable, so you accommodate according to the child's difficulties and challenges. तो yes, so trainings होती है. Sometimes we are fortunate कि हमें अच्छे pediatricians मिलते हैं जो हमें support करते हैं, या some lot of time ignorant pediatricians भी मिलते हैं जिन्होंने नहीं पता होता है कि how to deal with a child with autism. ओके. सो मिथिला, मिथ एंड फैक्ट सेशंस हम बात करेंगे. Sure. सो मैं कुछ स्टेटमेंट्स पूछूंगी, सो आप बताइएगा इट्स अ मिथ और फैक्ट एंड व्हाई. Okay, fine. सो आई कांटेक्ट ऑफ एन ऑटिस्टिक पर्सन कैन बी इम्प्रूव्ड बाय थेरेपी. इट्स अ मिथ और फैक्ट एंड व्हाई. It is can be improved with therapy. Yes, it is a fact, but also the fact is that eye contact is not important. So we no longer force eye contact on autistic individuals. It is not necessary to have. Sometimes autistic individual can focus more on a conversation when they are not giving eye contact. So a lot of time eye contact overwhelms autistic individuals. So yes, definitely eye contact does improve with therapy. Yes, but it is not important. Okay. Yeah. So next is vaccines can cause autism. Myth. It's a myth. So Yes. they don't. They do not cause. I have fully vaccinated my child. Okay. Yeah. सो नेक्स्ट इज अगर कोई बच्चा अपना माइलस्टोन मिस करता है, चाइल्ड माइलस्टोन जो स्केड्यूल होता है, सो ही और शी इज हैविंग ऑटिज्म. Myth. A child may catch on a milestone, and सिर्फ कुछ milestone मिस होना is not autism. It is persistent delay in social communication and behavior difficulty. ओके. Yes. सो इट्स अ मिथ. It's a myth. Yeah. सो मतलब नॉर्मली भी चाइल्ड कैन मिस देयर माइलस्टोन्स. Yes, So, of course. yeah, there is a they miss window. also. Yeah, because we always have on those files that we get from pediatrician. If we go to some hospital, there is a graph. So there is always a percentile. So not every child follows the same curve or same way. So no, that is not there. Yeah. Okay. Thank you for the answers. Yes.
एक न्यूट्रिशनल नीड्स एक ऑटिस्टिक बच्चे की कैसे डिफरेंट होती है? हाँ, तो ऑटिज़म में बहुत एक प्रॉब्लम होती है, इट इज़ कॉल्ड ए सेंसरी प्रोसेसिंग डिफ़िकल्टी। तो जैसे हम स्कूल में सीखते हैं देयर आर 5 सेंसेस, न्यूरोसाइंस के हिसाब से देयर आर 8 सेंसेस। सो देयर इज़ साई विजन, देयर इज़ हियरिंग, देयर इज़ टेस्ट, देयर इज़ टच, और उसके साथ साथ और स्मेल होता है। तो उसके साथ साथ और होता है वेस्टिबुलर सेंस, जैसे मूवमेंट का सेंस जो अपने इनर ईयर से होता है। फिर हमारा प्रोप्रायोसेप्शन जो हमारे जॉइंट्स के अंदर, हमारा अवेयरनेस कि मेरे जॉइंट्स कहाँ हैं, मेरे बॉडी पार्ट्स। और तीसरी और सेंस होता है इंटेरोसेप्शन। इंटेरोसेप्शन माने मुझे समझना, जैसे अभी राइट नाउ आई एम सिटिंग, आई एम अवेयर कि मुझे प्यास लग रही है, या फिर मुझे मेरा ब्लैडर फुल है, आई नीड टू यूज़ वॉशरूम, या फिर मुझे हिचकी आ रही है, या फिर मुझे पेट दर्द हो रहा है। दिस आर इंटरनल सेंसेशंस का अवेयरनेस ऑटिज़म बच्चों में ही होता है। तो ऑटिस्टिक इंडिविजुअल्स आर ईदर वेरी पुअर ईटर्स, मोस्ट ऑफली पिकी ईटर, बहुत रेस्ट्रिक्टेड इंटरेस्ट होती है, टिपिकल उनका टेक्सचर के लिए प्रेफरेंस होता है। जैसे माई सन प्रेफर्स सॉफ्ट मशी थिंग्स, कोई और ऑटिज़म बच्चा एकदम सब क्रंची चीज़ें प्रेफर करेगा। A child with autism can prefer very spicy, strong flavors, or some child cannot tolerate more, even anything more than turmeric and namak खाने में। तो और another child on autism spectrum eats so much that is goes into childhood obesity। तो these are because ये सेंसरी प्रोसेसिंग इशू होते हैं, तो ये ऐसे न्यूट्रिशनल प्रोफाइल बच्चे के होते हैं। तो इसका आउटकम ऐसा होता है, बिकॉज चाइल्ड इज़ सो पिकी ईटर, डजंट ईट वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स लाइक क्रॉनिकली, हर दिन सेम खाना, हर दिन सेम, नो एक्सेप्टिंग एनी वेराइटीज़ और एनीथिंग। तो चाइल्ड बिकम्स वेरी न्यूट्रिशनली डिफिशेंट इन प्रोटीन्स, वाइटामिन्स, वो सब चीज़ों में। और रिसर्च हैज़ शोन दैट टिपिकली अ चाइल्ड विद ऑटिज़म has poor omega-3 and omega-6 levels, B12 levels are low, lot of फिर folic acid या iron deficiencies, vitamin D deficiencies are very common in autistic children। तो न्यूट्रिशन जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और रिसर्च हैज़ ऑल्सो शोन कि जो गट बैक्टीरियाज होते हैं ऑटिस्टिक इंडिविजुअल्स में, वो इतने कम और इतनी उनकी जो प्रोफाइल है वो इतनी कम वैरायटी में होते हैं कि उनका डाइजेशन इज़ वेरी पुअर। माई चाइल्ड हैज़ दैट प्रॉब्लम। तो पुअर डाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन, फिर या डायरिया, या फिर उससे काफ़ी बिहेवियर्स में इफ़ेक्ट होता है। तो वर्किंग ऑन चाइल्ड्स डाइजेशन, न्यूट्रिशन ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड एट टाइम सप्लीमेंटेशन, इफ़ चाइल्ड इज़ नॉट टेकिंग, तो supplementing a child with omega good fish oil rich in DHA, supplementing child with vitamin D, of course with the doctor's advice, and after doing a blood test vitamin D, then supplementing with the zinc and good probiotics, fermented vegetables, and variety of nutrition is extremely important to facilitate child's development and health in general। Okay. Thank you for telling us about the Yes. supplements also and the nutritional needs importance in yes. autistic children। Yes। अगर पेरेंट्स की बात की जाए, सो कई बार पेरेंट्स जैसे व्हेन दे फाइंड आउट द आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑटिज्म इन देयर किड, सो कई बार पेरेंट्स डिप्रेस हो जाते हैं, सैड हो जाते हैं, या कई बार हो सकता है कि वो डिनाइल मोड में चले जाते हैं। सो व्हाट इज़ योर सजेशंस टू दोस पेरेंट्स कि वो उसको एक्सेप्ट कर सकें अपने चाइल्ड की कंडीशन को, एंड उसको एक्सेप्ट करके व्हेन दे विल एक्सेप्ट देन ओनली society will change, then only they can expect the change in the society। so what is your suggestion? हाँ, तो क्या होता है कि दे से कि जब व्हेन अ पेरेंट रिसीव्स चाइल्ड्स ऑटिज्म डायग्नोसिस, उसके बाद द इमोशनल रोलर कोस्टर दैट अ पेरेंट गोज थ्रू इज grief like sadness, and it is like they say now in popular culture that receiving a child's diagnosis of autism is like grieving, is mourning for a death of your child you thought you had। You understood? Like matlab it's mourning, like receiving the diagnosis of a child of autism is like mourning or feeling sad about a loss of a child you thought you had।
but child is not that child. Oh. Child is a different thing. You never knew that, or he was born autistic. So grief के psychology defines grief के stages होते हैं. तो when anybody goes through a loss and we experience grief, what parents experience is called as grief. तो about diagnosis, तो हर किसी की जर्नी अलग होती है, एंड ग्रीफ के स्टेजेस होते हैं. फर्स्ट इज डिनाइल. एवरीबडी हु गोज एक्सेप्टेंस तक की जर्नी जो होती है, इट स्टार्ट्स विद डिनाइल. फर्स्ट इज डिनाइल, देन सेकेंड इज एंगर, थर्ड इज बार्गेन, एंड देन कम्स टू देन डिस्पेयर एंड देन एक्सेप्टेंस. ये स्टेज से होके ही जाता है. वो हर किसी की जर्नी अलग होती है. पहले होता है नहीं, जब ये कहते हैं लाइक हाउ कैन यू से दिस अबाउट माई चाइल्ड, यू सिट इन अगर कोई पॉइंट आउट करता है, टीचर कुछ भी बात करता है, यू आर टीचर से पॉइंट्स आउट कि इनको शायद ऑटिज्म है, आप तो डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो. मेरे साथ ऐसे नहीं हो सकता. नहीं, इट इज़ नॉट पॉसिबल. डॉक्टर कहते हैं, कुछ भी कहते हैं डॉक्टर्स, पता नहीं, लाइक जो मन में आया बक दिया. नो नॉट, हमारे घर में ऑटिज्म वगैरह किसी को नहीं है, ये नहीं है. दिस इज डिनायल. दैट इज गो, यू गेट अ डायग्नोसिस, लाइक नहीं, वी विल गो टू अदर डॉक्टर, वी विल गो टू फॉरेन कंट्री एंड गेट द डायग्नोसिस डन. मतलब ये कि क्या, व्हाट इज दैट, इट इज़ डिनायल. कि मतलब, एंड देयर आर लॉट ऑफ लाइक एक्सपर्ट्स आर नाउ एवरीवेयर टू आइडेंटिफाई, बिकॉज न्यूरो डाइवर्सिटी एंड ऑटिज्म इज ऑन रेज. जैसे यूएस का स्टेटिस्टिक कहता है, पहले 1 in 1000 होता था, अभी 1 in 36 चिल्ड्रन. हमारे यहाँ पे स्टेटिस्टिक्स अवेलेबल नहीं. हर 36 बच्चों में एक बच्चा ऑटिस्टिक होता है. मेरे बेटे के क्लास में एग्जैक्ट 36 स्टूडेंट्स हैं, और उसके क्लास में 2 ऑटिस्टिक बच्चे हैं यहाँ पे बैंगलोर में. और जो मतलब मेरा बेटा बॉय चाइल्ड है, ही हैज़ अ डायग्नोसिस. देयर इज अ गर्ल चाइल्ड हु डज नॉट हैव अ डायग्नोसिस. तो गर्ल चिल्ड्रन को हमेशा नहीं मिलता है, तो मतलब दे गेट डिनाइड. बट तो इतना परसेंटेज बढ़ रहा है, तो दिस इज़ डिनाइल. फिर एंगर होता है कि मोस्टली एंगर और रेज जो होता है वो माँ की तरफ होता है. स्पाउसेस ब्लेम ईच अदर. तुम्हारे साइड के लोगों में कहीं में या तुम्हारे रिलेटिव्स में किसी को ऑटिज्म होगा, हमारे घर में तो किसी पे नहीं है. दिस इज़ एंगर. स्पाउसेस ब्लेम ऑन ईच अदर. या फिर यूजुअली मदर ऑफ अ चाइल्ड इज़ ब्लेम कि तुमने ही प्रेगनेंसी में ठीक से केयर नहीं ली. इट इज़ नथिंग दैट अ मदर डज और डज नॉट डू दैट कॉजेज ऑटिज्म. दैट इज़ फैक्ट. तो यू डिड नॉट टेक गुड केयर, तुमने अच्छे से मसाज नहीं करवाया, द चाइल्ड वॉज बॉर्न इन योर मदर्स प्लेस, तो वहाँ पे केयर नहीं ली, दैट्स वाई से ऑटिज्म हुआ. ये सब ब्लेम्स मदर पे. दिस आर ऑल पार्ट ऑफ एंगर. एंटायर फैमिली गोज थ्रू एंगर. डिनाइल होता है, फिर समझता है कि ये डिनाई करके फ़ायदा नहीं, तो एंगर होता है, किसके वजह से हुआ, कोई वजह नहीं होती है. ऑटिज्म इज़ जस्ट देयर. इट इज़ जस्ट जेनेटिक म्यूटेशन इन दैट इज़ हैपनिंग इन द ह्यूमन. लॉट ऑफ साइंटिस्ट से इट इज़ इवोल्यूशन. हमारी ह्यूमन रेस इवॉल्व हो रही है, इसलिए अलग टाइप के ह्यूमंस आ रहे हैं. तो दिस इज साइन ऑफ इवोल्यूशन. तो डिनाइल, एंगर हो गया. फिर बार्गेन होता है कि अगर ठीक है, मतलब है तो लेट्स डू थेरेपीज़. तो बहुत ज़ोर से थेरेपी स्टार्ट करते हैं. एवरीथिंग अंडर द स्काई, इफ़ हम सब कुछ ट्राई कर लेंगे, ये तो वी आर इन बार्गेन में. ठीक है, कर लेते हैं, कुछ अच्छा आ जाएगा. तो अभी डिनाइल और एंगर से हर किसी का अलग होता है. तो जैसे अगर जो समझदार है वो कहते हैं कि ऐसा क्यों हो गया, ऐसा नहीं हो सकता है मेरे साथ क्यों हो रहा है, किसी को ब्लेम नहीं करता, लेकिन खुद के अंदर फ्रस्ट्रेशन. फिर एंगर इस वजह से होता है. फिर बार्गेन में होता है आई विल ट्राई. फिर डिस्पेयर में जब जाते हैं तो कुछ पेरेंट्स सोचते हैं कि 6 महीने थेरेपी कर ली, कुछ फ़र्क नहीं नज़र आ रहा, दिस इज़ डिस्पेयर. डिप्रेशन में जाता है कि, या फिर कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि कितनी मेहनत करनी पड़ रही है छोटा सा पॉइंटिंग लाने के लिए, वाटर पूछने के लिए इतना खर्चा, इतनी मेहनत करनी लग रही है, मतलब हाउ इज़ दिस गोइंग टू गो. इट इज़ अ रियल थिंग जब हम सोचते हैं तो. लेकिन कुछ पेरेंट्स सोचते हैं ठीक है, कुछ तो फ़र्क आ रहा है थेरेपिस्ट से, मैं करूँगी कोशिश, आई विल डू, मतलब मैं कोशिश करती रहूँगी. दिस इज़ डिस्पेयर. फिर एक्सेप्टेंस आता है. एक्सेप्टेंस 2 टाइप्स के होते हैं कि मेरा नसीब ही ऐसा है, मतलब पता नहीं, अभी जो है वो है, अभी क्या ही कर सकते हैं. तो ऐसा एक्सेप्टेंस होता है. दूसरा है लाइक ठीक है, मेरा बच्चा ऑटिस्टिक है, आई फॉल इन टू दिस कैटेगरी, बट देर आर सो मेनी सक्सेसफुल ऑटिस्टिक इंडिविजुअल्स. मैं उनकी स्टोरी को फॉलो करूँगी, उनके टेड टॉक्स देखूँगी, उनके बुक्स पढ़ूँगी, उनकी टीवी सीरीज़ देखूँगी जिसमें सेंट्रल कैरेक्टर है, और मेरा बेटा ऐसा हो सकता है मैं अगर कोशिश करूँ तो. ज़रूरी नहीं है कि आप न्यूरोटिपिकल हो तो आपकी लाइफ पूरी सॉर्टेड ही हो.
या फिर ज़रूरी नहीं ऑटिस्ट है तो सब कुछ एवरीथिंग इज़ इन हेल, ऐसा नहीं है। शायद कुछ बहुत अच्छा होने वाला है मेरे बेटे के साथ सिर्फ ऑटिज़म की वजह से। मुझे एक आप देखेंगे यूट्यूब पे प्रणव बख्शी करके है, ही इज़ एन ऑटिस्टिक मॉडल, वेरी हैंडसम, वेरी स्मार्ट बॉय। ही इज़ फर्स्ट ऑटिस्टिक मॉडल ऑफ इंडिया। आप ज़रूर देखिए, मैं सब व्यूअर्स से भी कहूँगी आप देखिए ज़रूर। बट उसके एज के बाकी सब स्ट्रगल कर रहे हैं अभी भी मॉडलिंग असाइनमेंट्स लेने के लिए, एंड ही इज़ ऑलरेडी वॉकिंग ऑन द रैम्प वॉक एंड ही इज़ डूइंग सो गुड फॉर हिज मदर। ऑटिस्टिक शेफ है जो अपना बिजनेस चलाते हैं, सो गुड, बेकरी बिजनेस, वरुण करके है। ही रन्स हिज ओन बिजनेस ऑफ ग्लूटीन फ्री, केजिन फ्री बेकरी गुड्स। ही इज़ डूइंग सो गुड। I know so many autistic, though I follow this type का acceptance is a healthy acceptance. तो I am so young, I am not an authority on autism, but हर किसी की जर्नी अलग होती है। आपको मतलब क्या चाहिए वो, it is a grief, तो आप डिनाइल से एक्सेप्टेंस तक आपकी जर्नी कैसे करते हो, दैट रियली इंडिविजुअली मैटर, मतलब इट वेरीज इंडिविजुअली। कुछ लोग एंगर की स्टेज में फंसे हुए रहते हैं, कुछ डिस्पेयर की स्टेज में फंसे अटके हुए रहते हैं, तो वो दे आर डूइंग ह्यूज इनजस्टिस टू देयर चाइल्ड, बिकॉज उससे कुछ होने तो कुछ वाला नहीं है। दिस इज़ माई ओपिनियन ऑफ कोर्स, मतलब या You explained in a very beautiful way and very different levels you explained of a parent's mind, what they go through and where they should reach and how they should spend their time. Of course. Yeah, with some acceptance and positive acceptance, as you said. Yeah, and another thing is I would like to share is that ऑटिज़म का कारण किसी को पता नहीं है, ओके और लेकिन वह एक चीज़ होती है, ऑटिज़म इज़ जेनेटिक, ओके। तो अगर इफ़ यू हैव मतलब आपको ससेप्टिबिलिटी है उस चीज़ से, तो वो चीज़ों से आपको ऑटिज़म आ सकता है। जैसे वैक्सीन के देने के बाद 18 मंथ्स वाले कुछ बच्चे बीमार पड़ते हैं, उसके बाद उनको ऑटिज़म का डायग्नोस होता है। मेरे बेटे के साथ यूजुअली तो लोगों को लगता है कि वैक्सीन से ऑटिज़म हुआ, नहीं, आपको ऑटिज़म था, आपका बच्चा पहले से ही ऑटिस्टिक था, वो अनमास्क हो रहा है वो शेड्यूल में, और वो वैक्सीन का और वो एक साथ आता है शेड्यूल, इसलिए लगता है लोगों को। जैसे कि अगर मुझे डोरबेल बजती है और मुझे हिचकी आती है, और ऐसा 10-15 लोगों के साथ होता है, तो डोरबेल बजने से हिचकी आती है। नो, इट इज़ नॉट दैट लाइक दैट, ऐसा लॉजिक लोग लगा लेते हैं। तो ऑल्सो लॉट ऑफ पेरेंट्स, जैसे मैं और मेरे हस्बैंड अभिषेक है, तो वी हैव डिस्कवर्ड अवर न्यूरोडाइवर्सिटी आफ्टर आवर सन्स, कि हमारा एन एप्पल डजंट फॉल फार अवे फ्रॉम अ ट्री, है ना। तो अगर एप्पल है तो आसपास ट्री ज़रूर है, अगर गिरा है ज़मीन पे। तो आई डिस्कवर्ड दैट आई हैव ADHD बिकॉज ऑफ माई सन्स डायग्नोसिस, दैट मैं भी न्यूरोटिपिकल नहीं हूँ। I too had a similar challenges when I was a child. My husband is discovering that he also falls on the autism spectrum. तो हम लोगों को, जैसे everybody has some baggage from a childhood and we struggle with, we have our own mental health issues. तो उसका कारण भी इस चीज़ में समझ में आता है। We are so thankful to our child कि हमें समझ में आता है कि why मुझे बचपन में why did I have difficulty in focusing on the class. I was in a physiotherapy, I studied in KM Hospital, Mumbai, but nobody knew that I had huge challenge while looking at the screen and taking down the notes. I had huge difficulty in understanding कि लेक्चर में चल क्या रहा है, फोकस। आई नाउ अंडरस्टैंड दैट बिकॉज आई एम अ न्यूरोडाइवर्स इंडिविजुअल, मुझे डिफ़िकल्टीज़ आती रही जो दूसरों को बहुत आसानी से हो जाती थी। आई स्टिल हैव डिफ़िकल्टी इन डायरेक्शंस, मुझे समझ में नहीं आता था कि यहाँ से वहाँ कैसे जाना है। आई रिलाई कम्प्लीटली ऑन गूगल मैप्स। तो मतलब आई नाउ अंडरस्टैंड कि दैट आई एम अ न्यूरोडाइवर्स चाइल्ड। तो ये भी एक्सेप्टेंस में हेल्प करता है कि मेरा बच्चा है, क्योंकि मुझ में है वो उसमें है, तो एक्सेप्टेंस बिकम्स ईजी कि ऐसा ही है। अगर मेरे कर्ली बाल है तो मेरे बच्चे के भी कर्ली बाल है, क्योंकि मेरे है। उसकी एग्जैक्ट मेरे जैसी शक्ल नहीं है, क्योंकि उसमें एक अपना इंडिविजुअलिटी भी है, तो इसलिए वो ऐसा है। तो मेरे बच्चे में ऑटिज्म है क्योंकि मुझ में भी वो ट्रेट्स है। तो अभी मैं फंक्शन कर रही हूँ क्योंकि मैंने उस पर काम किया, मेरे चैलेंजेस भी, इसलिए आई एम एबल टू सिट हियर एंड टॉक टू यू। माई चाइल्ड इज़ इन द प्रोसेस। you will also find TED talks by autistic individuals जो फ्लुएंटली बात करते हैं, जो 10-12-18 साल की उम्र तक कुछ बात नहीं कर सकते। इफ़ यू सी डॉक्टर जेसन आर्डे, ही इज़ अ फर्स्ट ऑटिस्टिक इंडिविजुअल who is
renowned international university. He's the first autistic professor who is there. So autistic who did not speak a single word till the age of 12 and could not read till the age of 18. So Now see. yeah. So I mean अगर आपको I mean I believe that your attitude defines your altitude in life. तो वो दैट इज़ देयर, तो एक्सेप्टेंस ऐसा भी हो सकता है. तो मतलब अगर ये दूसरे के लिए पॉसिबल है एंड वी हैव लॉट ऑफ सोशल मीडिया, वी हैव लॉट ऑफ थिंग्स, क्या हो सकता है, वी डोंट लिव इन अ डार्क एजेस एनी मोर. तो इफ़ आई डिसाइड टू बिकम समथिंग, इफ़ आई डिसाइड टू, जैसे आप है, इफ़ यू डिसाइडेड टू बिकम अ पॉडकास्टर, तो आपको कितना सारा डेटा अवेलेबल है घर बैठे कि कैसे करें इस चीज़ को. तो वी कैन ऑलवेज यूज, ऑल द इंफॉर्मेशन इज़ अवेलेबल, इट्स जस्ट हैव टू हैव अ हेल्दी एटीट्यूड. Yes. तो और इस चीज़ के लिए पेरेंट्स को अपनी खुद की केयर भी लेनी चाहिए, खुद की मेंटल हेल्थ. मतलब सिर्फ दो पार्टनर्स जो होते हैं पेरेंट्स ऑटिज्म, वो सिर्फ पेरेंट्स नहीं होते, एक दूसरे के पार्टनर्स भी होते हैं, एक दूसरे के फ्रेंड्स रह के होके रहना चाहिए, तो ही ये जर्नी ठीक हो सकती है. मैं आज यहाँ पे आके इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रही हूँ, ये मेरे हस्बैंड के सपोर्ट के सिवा या उनके पॉजिटिव एटीट्यूड या फ्रेंडशिप्स के बिना नहीं होता ना. अगर इफ़ आई वॉज गोइंग थ्रू एंगर और ब्लेम गेम, तो मैं यहाँ पे आके ऐसी पॉजिटिव चीज़ आपसे कभी बात नहीं करती. ऐसा है. Wow, you explained it really well. As a parent, even I am also listening, Yeah. and I am also feeling Thank you. that this is very much required, the positive attitude Absolutely. as a parent. और I think बच्चे हमको better parent बनाते हैं, better human being बनाते हैं. Of course. I have learned so much. I'm learning so much. I'm becoming a better person because of my son. This is my unique journey. तो हर किसी की यूनिक जर्नी होती है और अपना एक्सेप्टेंस अपने तरीके से आना चाहिए, बट एक्सेप्टेंस तो आना चाहिए. Yes. एक बहुत बड़ा मिथ भी है कि जैसे कुछ लोग बोलते हैं पेरेंट्स की नेग्लेक्शन की वजह से देयर चाइल्ड इज़ ऑटिस्टिक, और इसकी वजह से काफ़ी पेरेंट्स और मॉम्स बहुत गिल्ट में भी चले जाते हैं. सो प्लीज़ एक्सप्लेन देम ऑल्सो एंड प्लीज़ गाइड देम ऑल्सो कि इट्स नॉट एट ऑल देयर फॉल्ट. अगेन आई वुड से दैट आई एम नॉट अथॉरिटी, बट अगर निग्लिजेंस के वजह से होता है तो फिर जो हमारे डोमेस्टिक हेल्प्स होते हैं, उनके बच्चे जो हमेशा घरों में काम करते हैं, या फिर वो बच्चे जो ऑर्फन्स होते हैं, उनको सबको ऑटिज़म होना चाहिए, है ना. तो मतलब मेरी मेड जो है, मेरी डोमेस्टिक हेल्प, शी इज़ अ वंडरफुल पर्सन. उसके वजह से आई एम एबल टू फोकस ऑन माई चाइल्ड बिकॉज शी हैज़ अ चाइल्ड हु इज़ 2 years younger than my son. She is Nepali. उसका बेटा he is so fluent in 4 languages. He doesn't get any attention. He is from Nepal. He speaks his native language and he speaks Kannada, he speaks Hindi, he speaks English completely fine. उसे कोई attention नहीं मिलता तो उसे autism हो जाना चाहिए. That doesn't depend. Yes, child को attention, love and warmth चाहिए. It is a quality that matters. तो हर working mothers जो है, जो those who are functioning at very high position, बिजी ऑलवेज अवे फ्रॉम द, उन सबके बच्चों को डेवलपमेंटल इश्यूज होने चाहिए. इट्स आई थिंक इट्स द क्वालिटी ऑफ द पेरेंट्स अटेंशन दैन अ क्वालिटी. ऐसे सीसीटीवी कैमरा के जैसे हेलीकॉप्टर पेरेंट्स तो नहीं बने रह सकते हम लोग. तो दिस इज़ माई ओपिनियन. ऑफ कोर्स अगेन आई एम नॉट अ एक्सपर्ट इन ऑटिज्म. आई एम जस्ट, दिस इज़ माई ओपिनियन दैट आई हैव understood. This is my understanding. Yes. So I think parents should come out of that guilt. And Of course. it's not at all their fault and like उनके negligence की वजह से बिल्कुल नहीं है. हाँ, पहले ब्लेम नहीं करना चाहिए. इस सब चीज़ में ना मैंने देखा, आई एम पार्ट ऑफ लॉट ऑफ पेरेंटिंग ग्रुप्स. तो लॉट ऑफ ऑटिज्म मदर्स आर माई फ्रेंड्स एंड दे सफ़र विद लॉट ऑफ डोमेस्टिक अब्यूज़ बिकॉज अननोइंगली मदर को ब्लेम किया जाता है कि तुम्हारे वजह से बच्चे को डेवलपमेंटल इशू है. ये नहीं होना चाहिए बिकॉज मदर इज़ द ओनली पर्सन who shapes the inner voice of a child. Whether you have disability or not have any disability, आपका self esteem तो अच्छा होना चाहिए ना, whether you have it or not. तो वो self esteem एक mother ही shape करती है अपने बच्चे को. अगर mother is not mentally healthy, अगर वो हमेशा domestic abuse in the form of taunts मिलना या फिर उसकी अपनी हेल्थ को निगलेक्ट करना, उसकी अपनी ज़रूरतें पूरी नहीं होना, ये होता, तो ऐसा नहीं हो सकता है. बिकॉज और वो इट इज़ इनह्यूमन. आई नो अ मदर जिसको
शी फेसेस लॉट ऑफ डोमेस्टिक अब्यूज़. उनको बताया कि अगर इफ़ यू वांट टू पुट योर चाइल्ड इन अ गुड स्कूल एंड अफोर्ड गुड थेरेपीज, यू कैन नॉट हैव अ डोमेस्टिक हेल्प एट होम. You will not get a maid or cook or anything. You have to do everything by yourself, and you will not be allowed to have any beautician or any beauty care or anything. वो सब पैसा बच्चे में लगेगा. Because तुमने पैदा किया है जिससे ऑटिज्म है, तो you will be deprived of all this privileges. तो I mean this is not a right thing. Yes. तो मतलब ये गिल्ट और ब्लेम बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अ चाइल्ड नीड्स अ हेल्दी एनवायरनमेंट टू ग्रो. एवरीबडी नोज दैट इज अ लाइक मोस्ट क्लीशे थिंग, लाइक पॉजिटिव एनवायरनमेंट. ऑटिस्टिक चाइल्ड इज लाइक एनी अदर चाइल्ड हु नीड्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ पेरेंटिंग, बट every child, irrespective of whether child is autistic or typical child, needs positive loving environment to grow. Definitely. Yeah. डेफिनेटली. इंडिया की फैसिलिटीज़ की बात करें फॉर द ऑटिस्टिक पीपल, मेरे कुछ फ्रेंड्स जैसे जिनके बच्चे ऑटिस्टिक हैं, सो दे ट्राई टू मूव आउट ऑफ इंडिया एंड दे से कि वहाँ बेटर फैसिलिटीज़ हैं. सो क्या रियल में इंडिया में फैसिलिटीज़ लैकिंग है, और कौन सी, अगर है तो कौन सी फैसिलिटीज़ लाई जा सकती है? सो डेवलप्ड कंट्रीज़ में मोस्टली यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया जैसे डेवलप्ड कंट्रीज़ है, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ में, वहाँ पे द अवेयरनेस एंड एक्सेप्टेंस अबाउट इट इज़ मोर, और अंडरस्टैंडिंग अबाउट द टॉपिक इज़ मोर. तो और ऑल द थेरेपीज़ हैपन इन द स्कूल, रेमेडियल सेशंस आर देयर, तो और दे आर फंडेड विद इंश्योरेंस. बट लेकिन वहाँ पे होते हैं कि इंश्योरेंस कंपनीज या फिर वो डिसाइड करती है कितने सेशंस होंगे. आज अगर मुझे स्पीच थेरेपी के 2 के जगह अगर 7 दिन थेरेपी सेशन चाहिए इंडिया में, मैं 7 दिन दे सकती हूँ. दैट इज़ दैट. देन वहाँ पे जो स्पेशल क्लासेस होते हैं, स्पेशल एड, वो बहुत अच्छा है वहाँ पे हर चीज़ के लिए. जैसे अगर मेरे बेटे को स्विमिंग पढ़ाना है, मुझे अपने बेटे को जिमनास्टिक्स बताना है, तो कोचेस आर स्पेशलिस्ट इन स्पेशल नीड्स चिल्ड्रन. तो दे आर लाइक वाइडली अवेलेबल. बट दिस डेज इंडिया में भी सब कोचेस, मेरी बेटी की स्विमिंग कोच जो है, शी इज़ एक्सपर्ट, शी नोज़ अबाउट ऑटिज्म, तो शी मे पुट एन एफर्ट टू लर्न अबाउट ऑटिज्म सो दैट शी कैन टीच माई चाइल्ड हाउ टू स्विम. जिमनास्ट भी अवेलेबल है, तो अभी वो डिफरेंस इतना नहीं रहा है. तो आई हैव, मेरे ऑब्जर्वेशन में, अगेन इट इज़ एन ओपिनियन, दोज हु मूव to abroad, again in my observation, again they move there for better opportunities, and the stigma is less there. If you go and tell that my child is autistic, so the judgment that you get in India is not the same. But again that factor is also getting better here in India as well. So mostly people run away from the judgment that you get from the relatives and stigma that not having to face every time you go to some family function, every time you go to some wedding or anything, every time the questions and the judgmental views are there, judgmental आपको stares मिलते हैं, उससे avoid करने के लिए भी काफ़ी बार लोग जाते हैं. so that, but mostly the facilities that people talk about, और very, हमारा country is densely populated, और autistic बच्चों को आवाज़ों से बहुत परेशानी होते हैं, लोगों से बहुत, जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं वहाँ पे मेरा बेटा बर्थडे पार्टीज़ में बहुत अनकंफर्टेबल फील करता है. सो दैट बहुत सारे बच्चे भी. तो वहाँ पे बेसिकली पॉपुलेशन ही कम है, तो गिवन क्लासरूम में लोग कम रहते हैं, मार्केट्स में कम रहते हैं, तो इट इज़ क्वाइट न्यूरोडाइवर्सिटी अफर्मिंग एनवायरनमेंट हो जाता है. तो दैट इज़ वन पॉजिटिव फैक्टर ओवर देयर. बट वहाँ पे सबसे बड़ा एक मैं कहूँगी हमारे यहाँ का सबसे अच्छा फैक्टर जो है, दैट हैविंग अ फैमिली अराउंड टू सपोर्ट अस, अ लविंग फैमिली. देयर इज़ नथिंग मोर amazing than having a family who understands you. I have one, and having a domestic help. So when I have to write a schedule of my child as ye activities, because I'm my child's therapist, I don't go to any therapy center, I want these things, so I cannot spend in cleaning vegetables, chopping vegetables, cooking, saying ki what all groceries are there, what are not there, या फिर seeing spending time if every corner of the house is spick and span or not. I have to delegate that job. Delegating that job to somebody else is easier in India. Yes. So I don't have to schedule a grocery shopping day.
so that I will go and get. I just can, with the apps button, everything is delivered at my home. I need not step out of the house for a single thing. Even ranging from blood test to getting a simple like bunch of dhania also gets home delivered. That is a luxury. So if I hire a maid I can just have a domestic help for anything and everything in India. That is so that time can be focused on. So that affects like a mental health of a mother in a major way. So a Yes. mother living in abroad, especially Indian mother, if you have to live with an Indian way, doing everything like living an Indian, I have had lived in US for a year. It's not easy to live your Indian lifestyle in US or in developed countries. It is very difficult to have conduct your life. And on top of that, if you have a child who has special needs, it adds lot of stress. So usually it's if the mother who is the one who chooses to stay at home, and it's the father who goes to office, the child is burdened with lot of things. So but I don't know, but I have no experience of having lived in abroad with after Ryan's birth. So acceptance therapies are, I guess, that is there, and no stigma, like low stigma. People openly say that they are autistic. That is why, but the same thing, Bangalore is a very good city. There are cafes for autistic individuals. If you go to ACES Lab, Breads and Banters is a cafe where events for neurodiverse individuals are regularly conducted. Okay. So there are places in Bangalore where if a child has autism, they get discount, and the parent can go free of cost in the indoor play zone. A lot of places the awareness is there. I as such have not faced any difficulty even on the airports. If you say declare in advance that you have a person with autism, so you get a priority boarding, so that the child is comfortable in an empty space. Settling down in an empty space is there. There was one particular air travel where the flight was delayed, and the landing was getting like descent was getting delayed by like 30 minutes and more than that, and my child was getting impatient. And there was another child who was on autism spectrum. They were also unsettled. So air hostess had awareness about autism, and she came and comforted the child accordingly. So the other child needed a juice, so she gave to calm himself down, and Ryan needed some coloring material that she provided him so that he kept her busy. We had informed in advance that we have a child with autism. So we have as such not faced any difficulties that because we have our child with autism, that could have happened like more in other countries. In fact, we don't have any problems because of the country as such. Okay. So it's really depends on because raising an autistic kid itself is a very expensive thing. So I maybe guess people finance go की वजह से, financially, people migrate for financial opportunity, I believe. So very nice way you have given the difference between Yeah. the facilities there and here. I think it would help many parents Yeah, I hope, to take the decision. I hope, yeah. Yes. So in the end, I would ask you or request you to maybe society में आप क्या change चाहते हैं for the approach or attitude towards the autistic child. What society should change there, what attitude they should change. और अगर कोई गवर्नमेंट साइड पॉलिसीज में कुछ चेंज, एजुकेशनल लेवल पे कुछ चेंज, सो इफ यू कैन सजेस्ट through this platform, that would be great. So these changes are already happening. This podcast is happening itself is a sign that our society is changing. Whoever is watching this is either a parent who suspect that their child has autism or knows somebody in the family who has autism. तो ये podcast हो रहा है, इससे ये हो रहा है, ये itself is a suggestion, like first of all the awareness spread करना कि autism is a क्या कहते हैं, इज़ अ न्यूरोडाइवर्सिटी. एक डिफरेंट टाइप का ब्रेन होता है who has lot of potential, but just because a child has lot of potential, the child also has lot of challenges. So क्या कहते हैं, that there is a different parenting. So acceptance, like do not judgmental eyes से मत देखिए फैमिलीज़ की तरफ जो रेस करते हैं.
डेफिनेटली पेरेंट्स जो बच्चे को सपोर्ट करते, दे आर नॉट पैम्परिंग देयर चिल्ड्रन, they are also equally, we also discipline our children, but most of the time we are seen being pampering our children because we support outdoors, so that if you don't want to do it, it's okay. And lot of changes are already in the place, I believe. So that is why I'm here and talking positively about it. So and government policies में ऐसा है कि autism comes in a neurodevelopmental disability. तो lot of parents, senior parents of elder autistic kids have fought. So though a child gets unique disability ID, because of which child gets a lot of concession in the exams as well. Speaking of board exam, the child gets extra hour, child can have a writer, child gets a separate room, child is allowed to use calculator. Right, CBSE it is allowed. There is one parent, उनका नाम है Mrs. Seema Jain. She is a mother of very talented autistic adult. Her name is Nehal Tiwari. उन्होंने बुक भी लिखा है, ऑटिज्म संघर्ष संग हर्ष, हिंदी में बुक लिखी है. तो she and her husband has fought with the board, because of which autistic individuals can use calculators in the board exam now. तो ये सब फैसिलिटीज़ है, एक्स्ट्रा टाइम विच इज़ अवेलेबल, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स सारी मतलब इवैल्यूएशन में ये की जाती है, तो लेस नंबर ऑफ वर्ड्स आर ऑल्सो एक्सेप्टेड. ऑल दिस फैसिलिटीज़ आर देयर, जस्ट वी आर नॉट अवेयर अबाउट इट. फिर डिफरेंट नेशनल बोर्ड्स होना, NIOS का होना, डिफरेंट इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ का होना, ये सब चेंजेस आर ऑलरेडी हैपनिंग. इट्स जस्ट हम लोगों ने अवेयर होना चाहिए. So places like this podcast and everything are the places जिससे हमें knowledge मिलता है. Yes. So thank you Mithila, thank you for coming here and sharing your journey with us in a very good way and positive way. I hope हमारे parent viewers को बहुत help मिलेगी, and thank you for inspiring all of us. I hope the same, that it inspires, and yeah, it is amazing journey. It is quite empowering journey. Or thank you so much for having me here, and thank you so much for giving me a platform where I can share my views. Thank you so much. So I hope आज का पॉडकास्ट आपके लिए यूज़फुल रहेगा. ऑटिस्टिक पीपल, हम इनकी लाइफ में, इनकी वर्ल्ड में जा सकते हैं. ये हमारे वर्ल्ड में नहीं आ सकते, पर हम इनके वर्ल्ड में जा सकते हैं. एंड इनको एम्पैथी की ज़रूरत है, नॉट सिंपैथी. एज अ इंडिया हम ऑलरेडी सोसाइटी वाइज चेंज हो रहे हैं, एंड मोर अवेयरनेस की ज़रूरत है. सो आई होप आज का पॉडकास्ट आपके लिए, कुछ पेरेंट्स के लिए कुछ को स्ट्रेंथ देगा, कुछ को होप देगा, एंड बहुत यूज़फुल रहेगा. सो अगर आपको कुछ और डाउट है, सो प्लीज़ कमेंट करके बताइए. वी विल ट्राई टू गेट द आंसर्स, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल so that you should not miss our upcoming podcast. Thank you.